हेलो एवरीवन। मैं हूं सचिन देव शर्मा और आप देख रहे हैं स्टार ट्यूब। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आप इस चैनल की कोई भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपको मैं इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि आपको इस चैनल पे जो है फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के क्लास 11th एंड 12th दोनों क्लासेस के हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स हैं, बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। तो आप प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। आपको वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी, तो आप उसमें वीडियोस एंड नोट्स चेक कर सकते हैं। प्लीज़ एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। और बात करें इस वीडियो की, तो ये हमारा क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 का सेकेंड पार्ट है। यहाँ सॉलिड स्टेट का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और अदरवाइज़ आपको ऊपर आई बटन पे भी लिंक मिल जाएगी। तो आप फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेना, क्योंकि इससे पहले के जो भी टॉपिक्स हैं वो उसमें कवर्ड हैं, तो वो देख लेंगे आप तो ज़्यादा बेटर होगा। ये है आपका सेकेंड पार्ट। हम स्टार्ट करेंगे क्लोज पैकिंग इन सॉलिड से। क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स, इसमें पहला है आपका वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। इन दिस क्लोज पैकिंग एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रो इन सच अ वे दैट ईच एटम इज टचिंग इट्स नियर बाई स्फीयर। इस क्लोज पैकिंग में जो है एटम इस तरह से रो में अरेंज किया जाता है कि जो एटम्स है वो क्या होते हैं, अपने एक दूसरे के पास वाले एटम को टच किए होते हैं। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा, पेंसिल से ड्रॉ है। और उसके बाद है आपका टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। पहला है इसमें ए पार्ट स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इन दिस टाइप ऑफ 2D close packing, the centers of sphere are aligned vertically as well as horizontally. If the centers of sphere adjacent to the particular sphere are joined, then a square is formed. इसमें इस तरह की 2D क्लोज पैकिंग में जो है वो इस तरह से स्फेयर्स को अरेंज किया जाता है कि सेंटर्स जो होते हैं वो वर्टिकली और एज वेल एज हॉरिजॉन्टली जो होते हैं वो अलाइंड होते हैं। और अगर इनके सेंटर्स को आप एडजेसेंट स्फेयर्स के सेंटर को ज्वाइन करें, ठीक है, तो ये आपको एक स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई देगा। तो आप ये डायग्राम देख सकते हैं। इसमें आप अगर एक स्क्वायर के पर्टिकुलर एडजेसेंट्स स्फेयर के सेंटर्स को अगर ज्वाइन करें तो वो क्या बनाएगा, आपका स्क्वायर बनाएगा। इसीलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है। और इसमें स्पेस ऑक्यूपाइड जो होता है वो कितना होता है, 52.4%। फिर है आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर में भी आपको पता होगा, नहीं पता तो जो भी आपका एटम्स आपस में एक जो आपका एटम समझिए या स्फीयर, वो कितने आजू बाजू के एटम से टच है, उसको क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे ऊपर वाले में यहाँ 4 था, तो आप अगर देखेंगे तो सेंटर वाला जो एटम है वो कितने 4 अदर अपने बाजू के एटम्स के साथ टच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। सेम इसमें है, यह आपका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका। जो इन दिस टाइप ऑफ 2D क्लोज पैकिंग, the rows are arranged in such a way that the centers of sphere of alternate rows are aligned. When centers of sphere adjacent to particular sphere are joined, then a hexagon is formed. इसमें कुछ इस तरह से अरेंज किया जाता है कि अगर आप अल्टरनेट रोज, आप जो सेंटर्स है स्फीयर के वो अल्टरनेट रोज के वो अलाइंड होते हैं, ठीक है। अल्टरनेट रोज से मतलब है कि एक को छोड़ के दूसरा वाला, ठीक है। आप इसका एग्जांपल अगर आपने देखा होगा, मौसम जो संतरे के जूस बेचते हैं, तो वो जो है वो
ऐसे ही संतरे को लगा के रखते हैं। अगर आप कभी जूस की दुकान पे जाएंगे, जो देखा होगा आपने, वो क्या करते हैं, पहले एक रो लगाते हैं फ्रूट्स की, उसके बाद उस फ्रूट्स के जो गैप होते हैं उसके बीच में वो क्या करते हैं, दूसरी रो लगाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर तीसरी रो उनके बीच के गैप में लगाते हैं। तो इस तरह से क्या बन जाता है, वो अल्टरनेट रो बन जाते हैं। तो कुछ इसी तरह की ये पैकिंग है। तो when centers of sphere adjacent to particular sphere are joined then a hexagon is formed। और अगर आप सेंटर्स को एडसेंट स्फीयर के ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, हेक्सागन। ठीक है, आपको बना के दिखा रखा है। और इसमें स्पेस जो ऑक्यूपाई होता है वो 60.4%, हैंस इट इज़ मोर एफिशिएंट। और इसीलिए क्या होता है, ये मोर एफिशिएंट होता है। 3D 3-dimensional क्लोज पैकिंग। तो इसका ए पार्ट है, लेयर्स हैविंग 2D close packing, square close packing। In this type of 3D close packing, layers arranged in one over the other in identical manner, giving a pattern of AAA। इसमें एक तरह के आइडेंटिकल मैनर में अरेंज किया जाता है, ये आपको दिखा रखा है। ये आपको AA टाइप के मिलेंगे पैटर्न में। तो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इन दिस टाइप ऑफ 3D क्लोज पैकिंग इज 6। द यूनिट सेल इज सिंपल क्यूबिक सेल एंड पैकिंग एफिशिएंसी इज 52.4%। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है आपका। और इसमें यूनिट सेल कौन सी है, सिंपल क्यूबिक सेल, पैकिंग एफिशिएंसी आपकी 52.4%। बी पार्ट है, व्हेन लेयर्स हैव 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो फर्स्ट पार्ट है इसमें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP भी बोलते हैं इसे। इन दिस टाइप ऑफ 3D क्लोज पैकिंग द स्फीयर्स ऑफ सेकेंड लेयर आर प्लेस्ड ओवर वन टाइप ऑफ गैप इन फर्स्ट लेयर, थर्ड लेयर इज आइडेंटिकल टू फर्स्ट लेयर, फोर्थ लेयर इज आइडेंटिकल टू सेकेंड लेयर। ये उसी तरह से जो मैंने मौसमी वाले का एग्जाम्पल या संतरे का फ्रूट जूस का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो उसी तरह से एक लेयर जो होगी वो थर्ड लेयर के इक्विवेलेंट होगी या आइडेंटिकल होगी, और सेकंड जो होगी वो फोर्थ वन के। सो ए बी टाइप की आपको लेयर मिलेगी। और कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस टाइप ऑफ 3D क्लोज पैकिंग इज 12। पैकिंग एफिशिएंसी इज 74% और यूनिट सेल जो है इसका FCC। Then cubic close packing, CCP। In this type of 3D close packing, first two layers are identical to those in HCP, but third layer is placed differently, covering the gap collectively produced by first two layers। तो इसमें तीन अलग टाइप की लेयर, जैसे फर्स्ट लेयर उसका जो गैप्स होगा उसके बीच में, ठीक है, एक दूसरी लेयर आएगी, फिर जो उन दोनों का जो गैप होगा वो उसके बीच में एक और लेयर आएगी। मतलब तीन तरह की अलग लेयर बनेगी। उसके बाद फिर रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन स्टार्ट्स फ्रॉम फोर्थ लेयर गिविंग अ पैटर्न ABC ABC। द कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस क्लोज पैकिंग इज 12। पैकिंग एफिशिएंसी 74% और यूनिट सेल FCC। फिर है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये मैंने बताया था आपको, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर इन 3D क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। जो 3D क्लोज पैकिंग में जो नियरेस्ट नेबर, मतलब यही समझ लिया आप, जिससे वो टच है, वो क्या कहलाता है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। BCC में 8 होता है, AA टाइप में 6 है, HCP मतलब AB टाइप में 12 और CCP अभी बताया उसमें भी 12 होगा। ठीक है, फिर है आपका वॉइड। द एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम इन 3D क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड वॉइड। जो खाली जगह होती है 3D क्लोज पैकिंग में उसको क्या कहते हैं, वॉइड। आप ये एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर आप लेयर लगाएंगे AB वाली भी, तो बीच में क्या हो गया, उसके गैप्स बच जाएंगे। ठीक है, तो वो जो गैप्स होते हैं वो क्या होता है, आपका वॉइड कहलाता है। There are two types of void,
इन HCP एंड CCP क्लोज पैकिंग। दो तरह के होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो टेट्राहेड्रल देखते हैं। दिस वॉइड इज फॉर्म्ड बाय 4 स्फीयर्स, 3 इन 1 लेयर एंड 4th इन नेक्स्ट लेयर, और कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होता है। सो ये आपके 4 स्फीयर से बनते हैं। ये आप देख सकते हैं, 3 एक लेयर में और चौथा जो होता है उनके बीच का जो वॉइड होगा, मतलब जो जगह होगी उसके ऊपर चौथा, तो इसे बोलते हैं हम टेट्राहेड्रल वॉइड। और इसमें हम देखेंगे रेशियो भी R पॉजिटिव अपॉन में R नेगेटिव का 0.225 होता है। ठीक है, ये अभी देखेंगे हम, बाकी ये मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख रखा है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दिस वॉइड इज formed by 6 spheres, 3 in 1 layer and other 3 in next layer। ठीक है, तो ये 6 से बनता है स्फीयर से, 3 पहली लेयर में होगा और अगले जो 3 होंगे वो अगली लेयर में होगा। द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6। और ऑक्टाहेड्रल को NaCl स्ट्रक्चर भी कहते हैं, FCC भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन जो आएंगे उसमें आपका मोस्टली NaCl FCC भी लिखा रहता है, इसलिए यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर ना लिखा हो, NaCl लिखा हो स्ट्रक्चर या फिर FCC, तो वो क्या होगा आपका, इसका मतलब है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात कर रहा है वो। और इसमें जो R पॉजिटिव और R नेगेटिव द कैटायन और अनायन का रेशियो है वो कितना होगा 0.414। अब ये है आपका कैटायन अनायन का रेशियो, द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ एटम एंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। सो ये डेरिवेशन है आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का और ये आपका एटम के रेडियस के बीच का। सो हम स्मॉल r से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, रेडियस ऑफ वॉइड को। ठीक है, जो कि आपका कैटायन होगा, और कैपिटल R से रेडियस ऑफ एटम को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल AOB में देखेंगे, यहाँ फिगर डायग्राम बना हुआ है, AOB में देखेंगे तो यहाँ से आप एंगल AOB निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। AB इक्वल टू 2R कैसे हुआ, तो 2 आपका सर्कल है एडजेसेंट। ठीक है, तो इसका एक का हो गया R रेडियस, सेकंड वाले का हो गया R रेडियस एटम्स का, तो R प्लस R कितना हो गया 2R। ठीक है, तो AOB 90 डिग्री हो गया। पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ से आपका सॉल्व करके R की जो वैल्यू आएगी √2 - 1 कैपिटल R आएगी। यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं R अपॉन में R का, मतलब कि R स्मॉल अपॉन में R कैपिटल का, तो ये आपका निकलेगा 0.414। ठीक है, तो कैटायन और अनायन का रेशियो हो जाएगा आपका 0.414। यही मैंने यहाँ पे लिख रखा था ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। सो ये है आपका रेशियो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए। देन ये आपका क्वेश्चन है, तो सिंपल आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो जैसे है आपका सॉलिड AB हैज़ octahedral structure or NaCl type structure. If the radius of anion B is 200 picometer, then what should be the maximum radius of cation? सेम है आपका octahedral structure बोला है, तो आपका R पॉजिटिव अपॉन में R नेगेटिव का या कैटायन अनायन का रेशियो कितना हो जाएगा 0.414। आपको बस वैल्यूज़ रखनी है, दी हुई है, और आपको बस यहाँ से कैलकुलेट करना है। रेडियस ऑफ कैटायन बोला आपको, मीन्स R पॉजिटिव। सेम ये है, आप क्वेश्चन देख लीजिए, सॉल्व कीजिए, बाकी मैंने सॉल्व किया हुआ है, आप रेफरेंस ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, सब फॉर्मूला बेस्ड है, आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है और पुट करना है और सॉल्व करना है। देन इसके बाद है लोकेशन ऑफ वॉइड एंड नंबर ऑफ वॉइड। सो टेट्राहेड्रल वॉइड है आपका, इसकी लोकेशन है वॉइड और नंबर ऑफ वॉइड हम देखेंगे, इस पे भी क्वेश्चंस बनते हैं।
सो टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी यूनिट सेल टेट्राहेड्रल वॉइड आर प्रेजेंट एट बॉडी डायगनल्स। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल जो होते हैं वो बॉडी डायगनल्स पे होते हैं। कितने डायगनल होते हैं? एक, अगर आप स्क्वायर के बात करें तो 4 बॉडी डायगनल होते हैं। ठीक है, तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड आर प्रेजेंट इन ईच बॉडी डायगनल। तो टोटल कितने हो गए? 4 इंटू 2 8। सो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं वो एक यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो आप नंबर ऑफ एटम या अनायन या लटाइस पॉइंट अगर इक्वल टू n है तो आपके नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे? 2n होंगे। ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है ऐसे कि अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स n निकले हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 2n होंगे। फिर आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो इन एफसीसी यूनिट सेल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट एजेस सेंटर एज वेल एज बॉडी सेंटर। सो ये आपके एज सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब इसमें नंबर ऑफ एटम्स अगर आपके n है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी इसमें n होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हो गए? n प्लस 2n इक्वल टू 3n। ठीक है, n प्लस 2n से क्या मतलब है? n तो हो गया आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड और 2n क्या हो गया? टेट्राहेड्रल वॉइड। सो टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स कितने हो गए? वो हो गए 3n। दोनों मिला के बताया ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ये आपको कैलकुलेट करने को आता है इसलिए बताया गया है। ये आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, सो आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप ट्राई करेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। इन एन आयनिक सॉलिड anion B आर प्रेजेंट एट HCP lattice and cation A are present in 1/4 of tetrahedral void. Derive the formula of compound. ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। सो हम सबसे पहले लेट करेंगे, आपको यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। लेट नंबर ऑफ अनायन इक्वल टू n। ठीक है, नंबर ऑफ अनायन जो है जो कि हमें निकालना है वो क्या हो गया आपके? हमने n कर लिया जो कि आपको जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन एन आयनिक सॉलिड अनायन बी आर प्रेजेंट एट HCP लटाइस। सो हमने अनायन बी ही लेट किया है n। तो हमने देखा था कि अगर आपके अनायंस या आइटम्स n है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 2 इंटू n, 2n हो गया। अब इन्होंने बोला है कि कटायन ए जो है वो क्या है? 1/4 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। सो कटायन ए कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू 2n। सो कटायन ए कितना हो गया? n अपॉन में 2। तो अब रेशियो कितनी हो गई ए और बी की? हमें कंपाउंड का रेशियो निकालना था, तो A/B कितना हो गया? n अपॉन में 2 और n, तो ये कितना हो गया? 1:2। फॉर्मूला बना देंगे AB2। ठीक है, तो ये सिंपल है, आप ट्राई करेंगे 2-3 क्वेश्चंस कर देखेंगे तो आप भी कर सकते हैं। इजी है ये, ज़्यादा टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन है ये, तो इसमें भी सेम है, आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें भी वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। अनायन को क्या करना है? पहले एनलेट करना है। इसमें ऑक्टाहेड्रल की बात की गई है तो उसको बताया था कि अगर नंबर ऑफ एटम n है या अनायन n है तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे? वो भी n होंगे। अब इसमें कटायन बोला है 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड। सो हमने 2/3 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड लिया, फिर रेशियो निकाली और देन फॉर्मूला बना दिया। ठीक है, सो आपको ये ट्राई करना है। अगला क्वेश्चन है तो ये आप खुद ट्राई कीजिए, सॉल्व मैंने किया हुआ है, आप रेफरेंस ले सकते हैं। ये भी क्वेश्चन है। सो इसमें आपको 3 कंपाउंड्स एलिमेंट्स दे रखे हैं कंपाउंड के, जिसका आपको फॉर्मूला डिराइव करना है कंपाउंड का। सो ये भी सेम है आपका, इसमें भी वही आपको अनायन लेट करना है, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल फाइंड करना है। क्वेश्चन में देखना है कि किसका किसके साथ रिलेशन दिया हुआ है और बस आपको फिर फॉर्मूले में पुट कर देना है कन्वर्ट करके। देन है आपका पैकिंग एफिशिएंसी। सो पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है वो है आपका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन में टोटल वॉल्यूम इनटू 100। ये क्या देगा आपको? पैकिंग एफिशिएंसी। और वॉइड फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है? 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन।
सो सिंपल क्यूबिक सेल में हम डिराइव करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। सो उसके लिए आपका डायग्राम है सिंपल क्यूबिक सेल का, बिल्कुल इजी वे में ये लिखा हुआ है आपका पूरा, ठीक है, इजी वे में है, डेरिवेशन भी। सो आपको बस लेट करना है ए इक्वल टू एज लेंथ, ठीक है, और आर क्या है, हमने रेडियस ऑफ एटम ले लिया। सो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r, ठीक है, एक एच पे कितने रेडियस है 2, क्योंकि 2 एटम है उनका रेडियस कितना हो जाएगा r प्लस आर 2r। सो टोटल नंबर ऑफ एटम जो होगा वो कितना होगा 1, ऑक्यूपाइड जो होगा सिंपल क्यूबिक में याद है ना। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, ठीक है। एज आपका जो सभी एजेस का मिला के टोटल एटम बनता है वो कितना बनता है 1। सो इसमें टोटल एटम कितना होगा 1। सो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कितना होगा 1 इंटू क्या है आपका स्फेयर, तो स्फेयर का वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऑक्यूपाइड वॉल्यूम हो गया। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, टोटल वॉल्यूम क्या आपका क्यूब का। सो ए क्यूब में आपका ए का रिलेशन 2r आया है तो हमने ये 8r क्यूब आ गया। अब आपको मैंने बताया पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन में टोटल वॉल्यूम इंटू 100। सो बस यहाँ पे पुट करना है, सॉल्व करना है और ये आपका पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा 52.4%। सो सिंपल क्यूबिक सेल का आपका जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो कितनी है 52.4%। उसके बाद है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC। सो FCC में आपका ये डायग्राम है, हम फेस एक फेस पे, हर फेस पे क्या होता है एक एटम आपका प्रेजेंट होता है। सो इसमें हमने लेट किया है AB इक्वल टू BC, जो भी आपके एजेस लेंथ है वो क्या हो गया आपके A, तो A और C, A to C अगर डायगोनल बन रहा है तो वो कितना हो जाएगा 4r। आप देख सकते हैं एक सर्कल जो है या एक स्फेयर जो है वो उस कॉर्नर पे है, एक स्फेयर इस कॉर्नर पे है और एक पूरा स्फेयर जो है वो सेंटर में है। सो उसका r, इसका r और बीच वाले का r प्लस r कितने हो गए 4r। और ट्रायंगल ABC क्या बना रहे हैं आपके राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें, पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपको वैल्यूज पुट करनी है। ये आपका ए का रेशियो क्या दे देगा 2√2r। देन उसके बाद आपको ऑक्यूपाइड वॉल्यूम निकालना है। सो FCC में याद होगा आपको कितने होते हैं टोटल एटम 4, और स्फीयर का आपको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास ऑक्यूपाइड वॉल्यूम आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम क्या है साइड क्यूब, आपको साइड का रिलेशन मिल गया r के रिस्पेक्ट में। सो आपको वैल्यू डालनी है, देन उसके बाद आपको पैकिंग एफिशिएंसी रेशियो निकालनी है। इसको सॉल्व करेंगे, आपका जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगा FCC का वो कितना हो जाएगा 74%। जो होप कि आपको क्लियर है। आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कोई दिक्कत हो तो, और साथ ही इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, और आप चाहे तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। देन इसके बाद है आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल BCC। सो इसमें आपका बॉडी सेंटर पे क्या होता है, कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही एटम, बट बॉडी के सेंटर पे भी एक एटम जो है वो प्रेजेंट होता है। सो A to D ये हम पूरा कितना हो जाएगा 4r हो जाएगा। 2 कॉर्नर पे हैं जिनके रेडियस r और एक सेंटर पे वो कितना हो जाएगा 2r। सो A to D कितना हो गया 4r। उसके बाद हमें एज लेंथ जो है वो सबकी A ले लिया है। ट्रायंगल ABC में अगर आप देखेंगे जो कि बेस है, इसमें निकालेंगे तो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2√2a, ठीक है। √2a जो है AC की वैल्यू हो गई। अब आप अगर ACD में देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ से आपको AD की वैल्यू कितनी निकलेगी A to D की √3a। अब यहाँ पे AD आपका ऊपर जो है इक्वेशन 1 में 4r है, इक्वेशन 3 में √3a है। सो यहाँ से a और r का आपके पास रिलेशन आ गया, हमको यही चाहिए पहले। उसके बाद आपको ऑक्यूपाइड वॉल्यूम निकालना है, बताया था कैसे करते हैं। BCC में कितने आएंगे एटम्स होते हैं टोटल 2, इंटू स्फीयर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम दे देगा। उसके बाद आपको टोटल वॉल्यूम निकालना है, पैकिंग और पैकिंग एफिशिएंसी के लिए आपको रेशियो निकालनी है। ये आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा BCC का 68%।
ओके। देन मैंने एक टेबल में पूरा जो है कहानी वो मैंने पुट कर दिया है, जिससे कि क्वेश्चंस करने में सिंपल हो। तो सिंपल क्यूबिक में आपका जो रिलेशन था ए और आर में, इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसके लिए भी मैंने ये अलग से टेबल में लिख के रखा है, ये आपको याद होने चाहिए। सिंपल क्यूबिक में ए इक्वल टू 2r रिलेशन होता है और नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं 1 और पैकिंग एफिशिएंसी 52.4%। बीसीसी में ए और आर का रिलेशन क्या होता है, ए इक्वल टू 4r अपॉन में √3। नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बीसीसी में 2 और पैकिंग एफिशिएंसी 68%। उसके बाद आपका एफसीसी, एचसीपी और सीसीपी जो है तीनों एक ही चीज़ है। उसका रिलेशन क्या होता है ए आर का, ए इक्वल टू 2√2r और नंबर ऑफ एटम क्या होता है 4, नंबर ऑफ एटम्स होते हैं आपके 4। पैकिंग एफिशिएंसी हो जाती है 74%। तो ये आपको याद होनी चाहिए, आप क्वेश्चंस करेंगे तो अपने आप याद हो जाते हैं। तो इसमें जैसे क्वेश्चन है, अ स्क्वायर हैज़ 4 एटम्स ऑन इट्स कॉर्नर, व्हाट इज़ इट्स पैकिंग एफिशिएंसी। सो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए आपको पता है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम चाहिए और टोटल वॉल्यूम चाहिए। बट यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है 2 डायमेंशनल। तो हम क्या करेंगे, ऑक्यूपाइड एरिया निकालेंगे, टोटल एरिया निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद ये है आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी का 21 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इसमें आपको एटॉमिक रेडियस दे रखा है और आपको कैलकुलेट करना है एज लेंथ। एफसीसी आपकी यूनिट सेल है, तो एफसीसी में आपका ए और आर का रिलेशन क्या होता है, इक्वल टू 2√2r। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सिंपल है। उसके बाद आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका सेम है। ए और आर का बीसीसी में रिलेशन लिखिए, वैल्यू पुट कीजिए और आर की वैल्यू निकालिए। इजी है, सारे फार्मूला बेस होंगे। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने सॉल्व कर ही रखा है, आप ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे कोई दिक्कत हो तो। उसके बाद है आपका डेंसिटी ऑफ सॉलिड। सो डेंसिटी आपको पता ही होगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। सो मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपको क्या दे देगा, डेंसिटी। सो यहाँ मास क्या होता है, मास ऑफ यूनिट सेल होता है Z इंटू एम जो कि एटॉमिक मास है, अपॉन में Na जो कि एवोगैड्रो नंबर है। ये सारे मैंने लिख रखे हैं साइड में। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल को क्या देगा, A³। सो आपका फाइनल डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Zm अपॉन में A³ Na। ठीक है, तो ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड का। सो डेंसिटी ऑफ सॉलिड का फॉर्मूला, उसके बाद आपको सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कुछ कन्वर्जन्स दे रखे हैं मैंने, आप याद ना हो तो आप कर सकते हैं। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर, ये सब है, आपको काम आएंगे न्यूमेरिकल्स में। सो यहाँ पे क्वेश्चन है आपको, एन एलिमेंट हैव एटॉमिक मास 60.22 U has FCC unit cell. Its edge length of the unit cell is 400 picometer. Then calculate the density of solid. सिंपल है, आपको डेंसिटी ऑफ सॉलिड बोला है तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया ही, उसमें जो जो वैल्यूज़ चाहिए वो बस कैलकुलेट कीजिए और पुट कीजिए। ठीक है, तो आपको Z पता होगा, FCC बोला है तो Z कितना हो जाएगा 4। आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो आपको मास ऑफ एलिमेंट निकालना होगा 6.022 इंटू 10 अपॉन में 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 23 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने कन्वर्ट कर लिया है पॉइंट को शिफ्ट करके। ओके, और एटॉमिक मास आपको 60.22 दे रखा है। ठीक है, तो मास ऑफ एलिमेंट ये आपको सिंपल है, सिर्फ अगर मास ऑफ एलिमेंट अगर ऐसे ना निकालना चाहे तो आप सीधा पुट कर दीजिए जो भी एटॉमिक मास है। आप जैसे यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि अगर Z क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स है,
m क्या है, एटॉमिक मास है, और na क्या है, एवोगैड्रो नंबर है 0.6.022 इंटू 10⁻23। सो ये आपका पहले से डिवाइड में है, तो आपको ये जो मास ऑफ एलिमेंट है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल क्या कीजिए, जो भी एटॉमिक मास है वो बस उसमें पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। सो z आपको पता है, एटॉमिक मास कितना है 60.22, इसमें बस पॉइंट शिफ्ट करके इसमें वैल्यू पुट कर दिया। ए क्यूब कितना आया है आपका, तो साइड क्यूब जो है वो निकालेंगे, इसमें दे ही रखा है आपको एज लेंथ 400 पिकोमीटर, तो उसका क्यूब कर देंगे और फिर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू। ठीक है, तो आपको मास ऑफ एलिमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सिंपल आपको जो भी वैल्यूज़ पता है वो बस पुट कर दीजिए। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है और आपको यहाँ पे डेंसिटी मिल जाएगी। सेम आपके पास यहाँ है, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एन एलिमेंट हैज़ BCC यूनिट सेल ऑफ 300 ग्राम, ऑफ दैट एलिमेंट कंटेन्स 6 × 10⁴ एटम्स एंड एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 250 पिकोमीटर, देन कैलकुलेट डेंसिटी। सो यहाँ देखिए आपको एवोगैड्रो नंबर नहीं दे रखा है। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आपको ये क्या दे रखा है, ग्राम में दे रखा है, तो आपको और एटम्स दे रखे हैं, एलिमेंट्स कंटेन्स 6 × 10⁻24 एटम्स। तो यहाँ पे आपको मास ऑफ एलिमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, 300 डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻24। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर की कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको जब आपको नंबर ऑफ एटम्स क्वेश्चन में दिए हों तो आप एवोगैड्रो नंबर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं ले सकते, आपको उससे डिवाइड करना होगा। उसके बाद एज लेंथ कैलकुलेट कीजिए और यहाँ पे यह डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ देखिए चेंज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय Na नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है 6 × 10⁻24 एटम्स, आपको उसी से डिवाइड करना है। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको डेंसिटी मिल जाएगी। ओके, सो ये आपका लॉग का यहाँ पे यूज़ जैसे होगा, अगर आगे क्वेश्चंस में वो बस मैंने समझा रखा है। सो इस पे आप ध्यान मत दीजिए, आप ये क्वेश्चन बस आपका यहीं तक है। और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई तो हम ये वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना चैनल, क्योंकि आपको इस पर नोट्स जो हैं वो बेहतरीन मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इसे शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, अगर इतनी देर से देख रहे हो तो लाइक और शेयर तो ज़रूर कर देना। और अगली वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक करेंगे। सो अगली वीडियो में मिलते हैं, और ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।